गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, रिसर्च के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हैं वो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है परिकल्पना, उपकल्पना या जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो कोई भी जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि उसकी एक दिशा, एक डायरेक्शन हमें जो है वो निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। और विषय के संबंध में जो भी हमारे पूर्व ज्ञान है या हमारे पहले के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर रिसर्चर जो है वो एक संभावना लेकर चलता है और कार्य के आगे बढ़ने के साथ साथ यदि उसके पूर्वानुमान में कोई गलती पाई जाती है तो उसमें परिवर्तन और संशोधन जो है वो भी कर सकता है। तो जो ये संभावित जो निष्कर्ष जो हम सोच के पहले से ही अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो ज्ञान के आधार पर जो हम पहले से ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, संभावित निष्कर्ष, उसी इसी पूर्वानुमान को जो है वो हाइपोथेसिस या उपकल्पना जो है वो कहा जाता है। तो उपकल्पना जो है दो या दो से अधिक चरों, जो वेरिएबल्स होते हैं, के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का विवरण भी कहा जा सकता है। तो उपकल्पना, प्रकल्पना, परिकल्पना, पूर्वकल्पना आदि जो वर्ड जो है ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, और इसके लिए इंग्लिश वर्ड जो है वो हाइपोथेसिस वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। हाइपोथेसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का मतलब है संभावित, यानी हम पहले से सोचे लें, संभावना कर लें, और दूसरा जो कथन जो है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, और थीसिस जो है उसका अर्थ है समस्या के समाधान। अर्थात हाइपोथेसिस जो है इसका मतलब है कि वह संभावित कथन जो समस्या, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो भी दी गई हैं। गुडे और हट के अनुसार परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है और सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है। यानी हाइपोथेसिस जो है ये ऐसे ही नहीं लॉजिकल सेंटेंस होता है, हम कुछ अपने ज्ञान या अपने अनुभव के आधार पर हम कुछ पूर्वानुमान करते हैं, और ये जो है रिसर्च के बाद ये सही सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। फिर पीवी यंग जो हैं उनके अनुसार एक कार्यवाहक परिकल्पना एक कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाती है। कर्लिंगर जो है उनके अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनके संबंधों का कथन है। तो अगर हम कहें सरल शब्दों में कि परिकल्पना क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिकल्पना जो है वो हमारे ज्ञान और हमारे अनुभव के आधार पर जो भी हम पूर्वानुमान लगाते हैं अपने रिसर्च को लेकर, संभावित जो निष्कर्ष निकालते हैं, वही जो है वो परिकल्पना है। तो परिकल्पना जो है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, हम परिकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो है कठिनाई जो आती है, प्रॉब्लम आती है, वो है सैद्धांतिक संदर्भ की अनुपस्थिति, लैक ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यानी किसी भी विचार के उत्पन्न होने के पश्चात हम उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा रिसर्च करने के लिए हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क उपलब्ध नहीं होता। जब हमारे पास कोई सैद्धांतिक ढांचा, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में प्रकल्पना जो है उसका निर्माण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सैद्धांतिक संदर्भ के आवश्यक ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कई बार हमारे पास फ्रेमवर्क तो होता है, लेकिन जो रिसर्चर है उसके पास अपने सब्जेक्ट और जो हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसका स्पष्ट ज्ञान जो है उसके पास नहीं होता। इसके कारण वह सफलतापूर्वक प्रकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर पाता। फिर है सैद्धांतिक संदर्भ के तर्कपूर्ण प्रयोग का अभाव, लैक ऑफ लॉजिकल यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें सैद्धांतिक संदर्भ में पूर्ण उपस्थिति, पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी परिकल्पना जो है उसके निर्माण में कठिनाई आती है।
कि इसमें हमें लॉजिकल जो या एफिशिएंट जो प्रयोग की योग्यता भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो फिर हाइपोथेसिस जो है उसका निर्माण करना असंभव है। अध्ययन पद्धतियों में विविधता, वेरिंग स्टडी टेक्निक्स, यानी आज अगर मॉडर्न टाइम में हम देखें तो जो नए आविष्कार हुए हैं, नई मशीन्स आ गई हैं, यंत्र टेक्निक्स जो हैं, उनके कारण अध्ययन पद्धतियाँ जो हमारे टेक्निक में जो स्टडी मेथड है उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता आ गई है। तो इनमें टेक्निक में जो रिसर्चर है वो कौन सी तकनीक को यूज़ करे, ये भी बहुत प्रॉब्लम का विषय है। परिकल्पना अल्पदृष्टि, हाइपोथेसिस मायोपिया। इसका मतलब है कि जब अनुसंधानकर्ता बायस होकर परिकल्पना के निर्माण करता है तो फिर उसको कठिनाई होती है, और इसी टेक्निकल लैंग्वेज में हम परिकल्पना अल्पदृष्टि या हाइपोथेसिस वो मायोपिया जो है वो कहते हैं। कई बार क्या होता है, रिसर्चर जो है वो किसी समस्या विशेष के संदर्भ में पक्षपात पूर्ण रवैया रखता है, अपना खुद का मत रखता है, अपनी खुद की मनोवृत्तियाँ रखता है, तो उसके कारण जो समस्या जो है वो उसके कारण एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण नहीं हो पाता। और भी कठिनाइयाँ होती है इसमें, जैसे अनुसंधानकर्ता जो है उसमें रचनात्मक चिंतन का अभाव, उसमें जो है अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का अभाव, समस्या के गहन अध्ययन का अभाव आदि जो है वो पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाइपोथेसिस है इनके सोर्सेज कहाँ से होते हैं, ये हमें कहाँ से हम सोर्स ले सकते हैं। तो इसके दो सोर्स होते हैं, एक तो व्यक्तिक या निजी सोर्स जिसे हम पर्सनल या इंडिविजुअल सोर्स कहते हैं, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स यानी बाह्य सोर्स। जो पर्सनल और इंडिविजुअल सोर्स होता है उसमें जो रिसर्चर है उसकी खुद की सूझबूझ, वो खुद क्या इमेजिन करता है, उसके खुद के आइडियाज़, उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसकी मौलिकता, उसके एक्सपीरियंस आदि जो है वो इसमें शामिल होते हैं। और जो बाह्य स्रोत हैं इसमें क्या होता है, लिटरेचर है, कोई स्टोरी, कविता, कोई साहित्य, दर्शन, नाटक, नॉवल आदि जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है जब अन्य जो रिसर्चर है वो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिपादित किसी विचार के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस फ्रेम करता है तो उसे हम उपकल्पना का जो है बाह्य स्रोत जो है वो कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा जनरल कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी इसका सोर्स है। जैसे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, हमारे कल्चरल ट्रेट्स क्या हैं, हमारे सोशल कल्चरल चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, इन सब के आधार पर जो है वो ये जो उपकल्पना जो है वो निर्माण की जाती है। साइंटिफिक थ्योरीज, वैज्ञानिक सिद्धांत जो समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं वो भी जो है हाइपोथेसिस का स्रोत है। एनालॉजीज यानी जब हमें दो क्षेत्रों में कुछ समानताएं या एकरूपताएं दिखाई देती हैं तो हम इस आधार पर भी उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे दो चीज़ें हमें एक एक सी अगर हमें नज़र आती है तो हम उनके आधार पर भी परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो उसे भी हम क्या, वो भी जो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस का स्रोत है। फिर जो व्यक्ति की जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, उसकी व्यक्तिगत जो प्रकृति है, उसमें वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी एक स्रोत है। इसमें व्यक्ति का अनुभव जो है वो जो है उपकल्पना का निर्माण करती है। रिसर्च और लिटरेचर जो है वो भी उपकल्पना का स्रोत है। और कई बार जो उस व्यक्ति का इंट्यूशन होता है, कई बार जो है ना हम दिमाग से काम लेते हैं ना दिल से, एक अंतर्दृष्टि जो है हमारी है वो भी परिकल्पना का निर्माण करती है। गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, जो एक अनुसंधानकर्ता जो है वो अपने शोध के संबंध में अनेक विषय विशेषज्ञों जिन्होंने पहले इस बारे में शोध कर सकता है उससे मार्गदर्शन ले सककर परिकल्पना का निर्माण जो है वो कर सकता है। और जो एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स, इसमें अनुसंधानकर्ता जो है उसके ने जो भी तथ्य होते हैं उनको कलेक्ट करके, उनका अवलोकन करके, उसका विश्लेषण करके अपनी समस्या के संबंध में वो परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो हाइपोथेसिस है वो क्या किसे कहते हैं हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस के सोर्स क्या हैं उनको जानने का प्रयास किया।
कल के लेक्चर में हम जो है एक अच्छी परिकल्पना, एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।